मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हेलो सिटीजन्स ऑफ इंडिया। समय के साथ साथ चलते हुए 2023 का भी क्लाइमैक्स आ चुका है और कुछ ही दिनों के बाद नया साल 2024 आने वाला है। 2024 सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है, वो है लोकसभा इलेक्शन। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। इस बार भी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे चल के देख लेते हैं इससे पहले वाले 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ था। 2019 के शुरू से ही हर एक पार्टी अपना अपना प्रमोशन कर रही थी। बीजेपी भी अपना प्रमोशन करते हुए 8 अप्रैल 2019 को संकल्प पत्र नाम का एक लंबी चौड़ी मैनिफेस्टो रिलीज करती है। इस संकल्प पत्र में टोटल 45 पेजेस और 17 कंटेंट्स थे। इस पूरे मैनिफेस्टो को तो एक वीडियो में कभी कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस मैनिफेस्टो के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस बार वोट देने से पहले एक बार चेक करके देख लेते हैं कि मोदी सरकार ने क्या क्या वादे किए थे और किन किन वादों को पूरा किया है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, किसी व्यक्ति को हेट पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो के हर एक पॉइंट किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल या फिर किसी न्यूज चैनल के रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 में नेशनल सिक्योरिटी एंड जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म के बारे में लिखा गया है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद इंडिया में कोई भी मेजर टेरर अटैक नहीं हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का मानना है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गवर्नमेंट से डरती है। उन्होंने इसका क्रेडिट मोदी जी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दिया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच जो 7.87 बिलियन यूरोज की राफेल डील हुई थी, इस डील के चलते इंडिया 36 मल्टी रोल फाइटर जेट्स को इंपोर्ट करती है। ये डील इंडिया की बिगेस्ट एवर प्रोक्योरमेंट है। इंडिया टीवी की और एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक एंड 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी के लीडरशिप में इंडिया पूरे वर्ल्ड में यूएस और इजराइल के बाद थर्ड नेशन बन जाती है जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया हो। ये टेररिज्म के खिलाफ इंडिया का मजबूत जवाब था उस समय पे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में भारत और रसिया के बीच S-400 मिसाइल डील साइन होता है। उसमें S-400 का 3 यूनिट ऑलरेडी इंडिया आ चुका है, बाकी 2 यूनिट भी जल्दी आने वाली है। इंडिया की मिलिट्री लैंड और सी बॉर्डर्स को और भी पावरफुल बना रही है मोदी जी के राज में। इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर में पैंगोंग लेक के पास और ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है देश को चाइनीज मिलिट्री अटैक से सेव करने के लिए। तो मोदी सरकार ने अपना पहला वाला वादा पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से निभाया है। संकल्प पत्र के पेज नंबर 36 में राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में लिखा गया है। राम मंदिर की कहानी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आज से करीब 500 साल पहले सन 1528 में आज के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हिंदू गॉड राम जी का मंदिर हुआ करता था। उस समय भारत में मुगलों का राज चलता था। मुगल सम्राट बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के एक मस्जिद बनाया था जो बाद में बाबरी मस्जिद नाम से पॉपुलर होता है और तभी से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की डिस्प्यूट शुरू होती है। फर्स्ट लीगल फाइट शुरू हुई थी नवंबर 30, 1558 में। निहंग सिख संप्रदाय के एक ग्रुप बाबरी मस्जिद के अंदर घुस के अपना निशान लगाते हैं, राम जी का नाम लिख के पूजा और हवन करते हैं। तब मोहम्मद सलीम उन सिख्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि राम मंदिर की डिस्प्यूट में पहला केस किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम ने किया था हिंदुओं के खिलाफ। कोर्ट में हिंदुओं की पहली आईनी लड़ाई शुरू होती है 1885 में। महंत रघुवर दास नाम का एक व्यक्ति एक स्वीट फाइल करते हैं। मिस्टर दास बाबरी मस्जिद के आउटर कोर्टयार्ड में मंदिर बनाने का दावा करते हैं, लेकिन 1886 में इस केस को डिसमिस किया जाता है।
और इस केस के डिसमिस होने के बाद कुछ सालों तक लीगल फाइट्स रुक जाती है। लेकिन अचानक एक दिन 1949 के 22 और 23 दिसंबर की रात को मस्जिद के बीच वाले गम्बुज में हिंदू देव देवियों की मूर्ति पाई जाती है। इस न्यूज को लेकर देश में सनसनी फैल जाती है। तब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसी दिन अर्थात 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद को सीज किया जाता है। इसके बाद 1986 तक कई सारे केसेस चलते रहते हैं दोनों तरफ से। कभी हिंदूज अपील करते थे मस्जिद के अंदर पाए जाने वाले मूर्तियों को पूजा करने के लिए, कभी मुस्लिम्स अपील करते थे हिंदू मूर्तियों को मस्जिद से बाहर निकालने के लिए। बहुत लंबे समय तक केसेस का सिलसिला चलने के बाद फाइनली 1 फरवरी 1986 को मस्जिद को रीओपन किया जाता है और कोर्ट का यह फैसला अयोध्या डिस्प्यूट में टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अब हिंदू मुस्लिम में दंगे और विवाद और भी बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन 6 दिसंबर 1992 को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स को उल्लंघन करते हुए हिंदू कम्युनिटी बाबरी मस्जिद के अंदर घुस के उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डेमोलिशन केस में टोटल 49 एफआईआर दर्ज होते हैं और ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड बनती जाती है। तब सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए 7 जनवरी 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्यूटेड साइट के साथ साथ आसपास के टोटल 67 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेती है और उस जगह पे पहले राम मंदिर या बाबरी मस्जिद निर्माण हुआ था, इसके रिसर्च के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजती है। फिर 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिस्प्यूटेड साइट में खुदाई करने की निर्देश देती है। अगस्त 22, 2003 को एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। रिपोर्ट में एएसआई टीम बताती है डिस्प्यूटेड साइट के नीचे विशाल स्ट्रक्चर पाया गया है और हिंदू पिलग्रिमेज के भी निशान पाया गया है। यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होता। फाइनल जजमेंट मिलने के लिए हमें और 9 साल तक वेट करना पड़ता है। फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को निर्देश देती है कि इस साइट को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को हैंडओवर किया जाए और राम मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाए। तो इतने सालों की लड़ाई के बाद मोदी के लीडरशिप में हिंदुओं की जीत होती है। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का एक कमेटी बिल्ड किया जाता है। फिर 2020 के 5 अगस्त भूमि पूजन के साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुई है और 2024 के 22 जनवरी राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है और सबके लिए इस मंदिर का दरवाजा इतने सालों बाद खुलने वाला है। तो मोदी ने इंडियन कल्चर और हेरिटेज प्रॉपर्टी को रक्षा करने का जो वादा किया था वो भी इन 10 सालों में पूरी तरह से निभाया है। संकल्प पत्र के पेज नंबर 12 में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की कहानी बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको शॉर्ट एंड इजी वे में बताई जाए तो 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होती है। इस दिन से जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है। फिर 1949 17 अक्टूबर को स्पेशली जम्मू और कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में लिखा जाता है। उसके बाद 1954 14 मई को तत्कालीन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को पास करके आर्टिकल 35A को आर्टिकल 370 से जोड़ देते हैं। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर अपना अलग संविधान रख सकता था, अपना अलग फ्लैग रख सकता था। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन में एप्लीकेबल होती थी और जम्मू कश्मीर की कोई भी व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक स्कीम का सुविधा नहीं ले सकता था। और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेसिडेंट को डिफाइन करता था। 35A के तहत कोई और स्टेट का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, एजुकेशनल स्कॉलरशिप नहीं ले सकता था और कोई सरकारी नौकरी भी नहीं ले सकता था। तो आप समझ सकते हो जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट तो था, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से एक नॉर्मल स्टेट की तरह नहीं, कहीं ना कहीं पे इंडिया से बिछड़ा हुआ था। इंडिया की प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट मिलके आर्टिकल 370 को हटा सकते थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर में कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि उस समय वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाई गई थी। तब स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर थी वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई। इसीलिए 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ने मिलकर एक डिसीजन लिया और आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड घोषित किया। आर्टिकल 370 हट जाने के बाद आर्टिकल 35A ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है।
इसका मतलब जम्मू कश्मीर के पास अब कोई अलग फ्लैग नहीं होगा, अलग संविधान नहीं होगा। वहाँ के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स की सुविधाएं ले पाएंगे और इंडिया की कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जमीन या प्रॉपर्टी खरीद सकता है, स्कॉलरशिप ले सकता है, सरकारी नौकरी भी ले सकता है। तो आज़ादी से लेकर 2019 तक जो चल रहा था मोदी के राज में वो खत्म हुआ। इतने दिनों देश का एक अहम हिस्सा जो देश से बिछड़ा हुआ था वो देश के साथ सही मायनों में अब जुड़ गया। मोदी सरकार ने देश को जोड़ने का इस वादे को भी पूरा किया। संकल्प पत्र के पेज नंबर 12 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया गया है। इस बिल को स्पेशली हमारे पड़ोसी देश में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इमिग्रेंट क्या होते हैं ये जान लेते हैं। जब कोई इंसान अपना देश छोड़ के कोई दूसरे देश में रहने आ जाए तो उस इंसान उस देश का इमिग्रेंट्स बन जाते हैं। 2019 से पहले अगर कोई इंसान इंडिया में कोई वैलिड पासपोर्ट के बिना रहने आए और फ्रॉड डॉक्यूमेंट शो करे या फिर जितने दिन की परमिशन मिली है उससे ज्यादा दिन रहता है तो वो इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट बनते हैं। और 2019 से पहले कोई दूसरे देश का व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता तो उसे 11 साल इंडिया में गुजारना पड़ता, उसके बाद ही उस व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप मिलता था। लेकिन 2019 का ये बिल कहता है 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी लोग किसी भी तरीके से इंडिया में आए, अगर वो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से आए हैं और ये लोग अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये लोग इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से आए हैं और ये लोग इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अब 11 साल नहीं बस 5 साल इंडिया में गुजारने के बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये 3 देशों को इसीलिए चुना गया था क्योंकि ये 3 देश अपने आप को सेक्युलर कंट्री नहीं बल्कि एक मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर करती है। इन 3 देशों में इन 6 कम्युनिटीज का रिलीजियन को लेकर टॉर्चर हो रहा था, इसीलिए इस बिल में ये 3 कंट्री और इन 6 कम्युनिटीज को चुना गया था। बीजेपी अपने वादों के मुताबिक 10 और 11 दिसंबर इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पास करवाते हैं और 10 जनवरी 2020 से ये एप्लीकेबल होना शुरू होता है। इन सब चीजों के अलावा भी मोदी अपने संकल्प पत्रों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन और किसानों के लिए सालाना कुछ रकम हेल्प के तौर पे देने का वादा किया था। इन्हीं वादों को पूरा करने के कारण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2021 में उज्ज्वला स्कीम का अपडेटेड वर्जन उज्ज्वला 2.0 और 2023 में उज्ज्वला 3.0 स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके चलते इंडिया का करीब 9 करोड़ परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते थे उन्हें एलपीजी कनेक्शन मिला और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली। और मोदी के पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंदर करीब 10 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपया मिलता है खेती बाड़ी में हेल्प के लिए। संकल्प पत्रों में और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे लेकिन कुछ हाईलाइट पॉइंट्स यही थे जो मोदी ने पूरा किया। इन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जिन प्रोमिसेस को मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाया। अगर आप उस टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वो वीडियो आने तक वर्ल्ड कप में इंडिया के हार के रिलेटेड आप लोग ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आपसे दोबारा वहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।